प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और जरूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। रिवीजन सीरीज डेली का वीडियो चल रहा है और इसके अंतर्गत अब तक कम से कम 23 से 24 वीडियो आ चुके हैं और उन वीडियोज में हमने आदिकाल से संबंधित, भक्तिकाल और भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हो सकते हैं परीक्षा के लिहाज से, जो अति महत्वपूर्ण है, जिनके परीक्षा में आने की सर्वाधिक संभावना है, ऐसे सभी प्रश्नों की चर्चा इन वीडियोज के अंतर्गत की गई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीतिकाल पर। आगे 2 वीडियो रीतिकाल से संबंधित और आएंगे। तो जो मित्र साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, इस क्वारंटाइन पीरियड में खाली हैं, उनको चाहिए कि एक बार वे रीतिकाल का फिर से पुस्तकों के माध्यम से रिवीजन करें और उसके बाद यह वीडियो देखें, ताकि उनको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, रीतिकाल की समय सीमा शुक्ल जी ने विक्रमी संवत में क्या मानी है। प्रश्न पूछा गया है कि रीतिकाल में की जो समय सीमा है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत में क्या मानी है। तो इसका सही उत्तर होगा 1700 से 1900 विक्रम संवत। अगर इसको ईस्वी सन में देखा जाए तो 57 घटा दीजिए आप इसमें से, तो ये क्या होगा, ईस्वी सन में यह निकल आएगा। और ईस्वी सन इसका होगा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो समय है वह रीतिकाल माना जाता है। इसके पहले का जो समय है वह भक्ति काल के अंतर्गत आता है। ये जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को प्रवृत्ति के रूप में हिंदी साहित्य में देखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल से भक्तिकाल और भक्तिकाल से रीतिकाल और रीतिकाल से आधुनिक काल का रूपांतरण किस प्रकार होता है, प्रवृत्तियां किस प्रकार बदलती हैं, इनको लेकर के ढेर सारी बातें की है और उन सब पर प्रवृत्तियों पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, उसे आप देख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार शनई शनई गति से जो है काल विभाजन और परिवर्तन होता है। रीतिकाल को किस विद्वान ने अलंकृत काल माना है। नाम को लेकर के, नामकरण को लेकर के हिंदी साहित्य में एक बड़ी समस्या रही है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम अलग अलग कालों को देने का प्रयास किया है। जैसे कि हमने खूब चर्चा की थी आदिकाल को लेकर के, आदिकाल के नामकरण को लेकर के हिंदी साहित्य में सर्वाधिक समस्या का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद जो दूसरा काल है वह रीतिकाल है। रीतिकाल को लेकर भी बहुत असमंजस की स्थिति थी। आदिकाल में जिस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस प्रकार आदिकाल मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस प्रकार वीर गाथा काल मानते हैं, तो इस प्रकार से जो है रीतिकाल को लेकर के भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। प्रश्न पूछा गया है कि रीतिकाल को किस विद्वान ने अलंकृत काल माना है। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने क्या माना है, इसे अलंकृत काल माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहना पसंद किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा है। तो ये विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। हमने बताया है कि किन किन पुस्तकों में उन्होंने यह नामकरण किया है, साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास किन किन पुस्तकों में किया गया है। तो आप हमें कमेंट करके इन सभी विद्वानों की साहित्य इतिहास की प्रमुख पुस्तकों के नाम बताएंगे। उन्होंने कौन सी साहित्य इतिहास की पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने रीतिकाल के नाम का निर्धारण किया था। मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये आप बताने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यशास्त्र का प्रथम नायिका भेद ग्रंथ माना जाता है। नायिका भेद ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रथम नायिका भेद ग्रंथ माना जाता है हित तरंगिणी को। किसको माना जाता है? एक जरूरी बात हम आपको और बता दें, ये रीति की जो पूरी की पूरी परिपाटी है यह संस्कृत से आई हुई है। वामन जो है वो रीति की पूरी धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीति से आशय होता है विशिष्ट पद रचना या विशिष्ट पद संघटना से माना जाता है। रीति जो है ये रिंग धातु के कितचित प्रत्यय लगाने से बना हुआ है और इसका जो व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है उसका मतलब होता है मार्ग। संस्कृत काव्यशास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग में अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में व्यवहरित होता है। हिंदी के मध्ययुगीन कवियों ने भी काव्य रचना पद्धति के लिए रीति शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी का कौन सा कवि काल क्रम की दृष्टि से भक्ति काल में और प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में पड़ता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। काल क्रम की दृष्टि से यानी अगर ईस्वी सन और संवत के हिसाब से देखा जाए तो वह भक्ति काल में पड़ता है, लेकिन जो उसकी काव्य रचना करने की जो प्रवृत्ति थी वह अगर मूल रूप से देखा जाए तो वह रीति काल की तरह दिखाई पड़ती है और ये नाम है केशवदास। इसका ऑप्शन सी सही है। केशवदास हिंदी के ऐसे कवि हैं जो कालक्रम के लिहाज से भक्ति काल में पड़ते
आते हैं, लेकिन प्रवृत्ति के लिहाज से वे रीति काल में आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति काव्य के विकास में कई चिंतन और कलाधाराओं का योगदान देखा जा सकता है। ये कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र ऑप्शन में दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या माना है कि हिंदी रीति काव्य के विकास में कई चिंतन और कलाधाराओं का योगदान देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य किशोर ने ही किया था। किस विद्वान का कथन है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और इसका ऑप्शन ए सही होगा। रीतिकालीन साहित्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? हमने आपको बताया था कि किस प्रकार भक्ति काल का जो है वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था, मुख्यतः 2 भागों में, सगुण और निर्गुण, और उसके बाद उसको भी 2 भागों में, ज्ञानाश्रयी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में बांटा गया था। उसी प्रकार रीतिकालीन जो साहित्य है उसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। इस प्रकार ये रीतिकालीन साहित्य का पूरा वर्गीकरण किया गया है। रीति निरूपण संबंधी रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। रीति निरूपण संबंधी रचनाओं को रीति काव्य की जो पूरी परंपरा है उसमें किस धारा में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रीतिबद्ध। ऑप्शन ए सही है। रीतिबद्ध में उन रचनाओं को शामिल किया जाता है जिनमें रीति निरूपण होता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया है, ये पूछा गया है प्रश्न में और इसका सही उत्तर होगा त्रिलोचन। ऑप्शन डी सही है। त्रिलोचन अवध के किसान जीवन का प्रामाणिक रूप से वर्णन करने वाले आधुनिक कवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने सोनेट नाम का अपना छंद लिखा है और उसके लिए बहुचर्चित रहे हैं। इसके अलावा जो है त्रिलोचन के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह क्या है? आपको जरूर पता होगा, आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि त्रिलोचन के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह कौन से हैं। रीति काव्य का प्रस्तोता या प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? प्रश्न पूछा गया है, रीति काव्य का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है चिंतामणि को। लेकिन अगर ये जो ऑप्शन है इसके हिसाब से देखा जाए तो समय काल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कृपाराम जो है रीतिकाल के पहले कवि पढ़ते हैं। केशवदास जो हैं ये जो उस समय की लेखन की परंपरा अगर देखेंगे, प्रवृत्तियों के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो रीति काव्य का पहला कवि दिखाई पड़ता है केशव। और जो एक पूरी की पूरी परंपरा के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देखा है और उनका मानना है कि इसका उत्तर जो है चिंतामणि होगा। तो ये प्रश्न के हिसाब से क्या है, प्रश्न में चूंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम दिया हुआ है और पूछा गया है कि रीति काव्य का प्रस्तोता या प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, तो जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवि नहीं है। कौन से कवि ऐसे हैं जो रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, ठाकुर, बोधा, ये द्विजदेव, ये सभी के सभी कवि क्या है? रीति मुक्त है। बिहारी लाल जो है ये रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। इकलौते कवि हैं जिन्हें रीति सिद्ध के अंतर्गत रखा है, उनका नाम है बिहारी लाल। रीति काव्य को बद्ध रीति और मुक्त रीति में किस विद्वान ने माना है? नाम को ही पलट दिया। एक विद्वान हिंदी साहित्य में ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त जो नाम दिया गया है यह नाम पूरी तरीके से गलत है। इस नाम को इस प्रकार लिखना चाहिए कि रीतिबद्ध को बद्ध रीति और रीति मुक्त को मुक्त रीति लिखना चाहिए। ये कहने वाले विद्वान कौन थे? ऐसा मानना था डॉक्टर बच्चन सिंह का। इसका ऑप्शन सी सही है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। मैंने बार बार अपने वीडियो में बताया है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के इतिहास की कौन सी पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि शाहजहां का समकालीन था? पूछा गया है शाहजहां का समकालीन कौन था? इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी जो थे, चिंतामणि जो थे वे शाहजहां के समकालीन थे। निम्न में भूषण के सहोदर कौन? यानी सहोदर से आशय है सह उदर से उत्पन्न होने वाले, यानी कि सगे भाई। पूछा गया है भूषण के सगे भाई कौन थे, ये पूछा गया है। तो मतिराम यहां पूछा जाना चाहिए था नहीं, यहां पूछा जाना चाहिए था प्रश्न में नहीं, थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे। भूषण के सहोदर भाई कौन थे? तो मतिराम, चिंतामणि और जटाशंकर, ये तीन के तीनों जो है ये भूषण के सगे भाई थे। यानी भूषण जो है कुल 4 भाई थे, भूषण, मतिराम, चिंतामणि और जटाशंकर। ये जो पद्माकर दिया हुआ है ये इनके भाइयों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा कि भूषण के सहोदर भाई नहीं थे। उत्तर सही होगा इसका पद्माकर।
कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा ने दी? ये महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसका सही उत्तर होगा सोलंकी राजा रुद्रदेव ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, किसका कथन है? ये भूषण से बहुत प्रसन्न थे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है भूषण की, और भूषण के संबंध में उन्होंने कहा है कि भूषण के वीर रस के जो उद्गार हैं सारी जनता के हृदय की संपत्ति बन गए हैं। ये कथन किसका है? परीक्षा में बारंबार पूछा जाता है और इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, मतीराम ने किस ग्रंथ को जहांगीर को समर्पित किया है? प्रश्न पूछा गया है जहांगीर को जो है समर्पित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा फूल मंजरी। ऑप्शन ए सही है। फूल मंजरी नाम का जो ग्रंथ था वह जो है जहांगीर को समर्पित था। और किसने किया था? ये किया था मतीराम ने। अगला प्रश्न है, मतीराम का पूछा गया है, मतीराम का प्रथम ग्रंथ विद्वानों ने माना है। कौन से ग्रंथ को जो है मतीराम का प्रथम ग्रंथ? ये सभी के सभी ग्रंथ किसके हैं? ये सभी के सभी ग्रंथ जो है वो मतीराम के हैं। पूछा गया है कि पहला ग्रंथ मतीराम का विद्वानों ने क्या माना है? इसका सही उत्तर होगा फूल मंजरी। फूल मंजरी जिसे उन्होंने जहांगीर को समर्पित किया है, इसी रचना को मतीराम का प्रथम ग्रंथ विद्वानों ने माना है। अगला प्रश्न है, मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है, किसका कथन है? मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है, किसका कथन है? इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं बार बार कहता हूं कि ये कथन कारण के जो प्रश्न है ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके हमारे उन मित्रों के लिए जो एनटीए नेट जेआरएफ के मित्र हैं या जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करते हैं। उन मित्रों के लिए कथन कारण के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य शुक्ल का कथन छंद शास्त्र पर इनका विशद निरूपण किसी और कवि ने नहीं किया है, किसके संबंध में कहा गया है? आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण किसी और कवि ने नहीं किया है? इसका सही उत्तर होगा जसवंत सिंह जिन्होंने भाषा भूषण नाम की रचना लिखी है। प्रश्न पूछा गया है कि छंद शास्त्र पर जितना विशद निरूपण इनका है किसी और कवि का नहीं है, ऐसा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और किसके लिए मानते हैं? ये जसवंत सिंह के लिए मानते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? मीराबाई पर हाईटेक हिंदी ने पूरा का पूरा वीडियो बनाया है। जीवनी, इनके व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित है यह वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और गीत गोविंद की टीका रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा मीराबाई। अधिकतम मित्रों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, उन सभी मित्रों को कोटि कोटि धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये प्रश्न है भाषा भूषण किसकी रचना है, इसका भी सभी मित्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो भी वीडियो देख रहा है वह इस प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। प्रश्न सही होता है या गलत होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपके प्रयास है। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रयास महत्वपूर्ण है, इसलिए आप प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिए। उत्तर गलत होगा या सही होगा इसको हम जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको जरूर उत्तर बताते हैं, और उससे क्या होगा आप उसको सुधार कर लेंगे। और अगर आप प्रश्न सही बताते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का भाव आएगा। तो ये रहा आज का पूरा वीडियो। अगला वीडियो लेकर के हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, कोई सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे।